नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में अध्ययन को कर रहे होंगे। इसलिए अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। आप लोग सफलता के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए अध्ययन को जारी रखिए और अपने घर में रहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी का, सामान्य हिंदी का क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न है, अघोष वर्ण अघोष वर्ण कौन सा है। इनमें से आप लोगों को बताना है कि जो दिए गए हैं इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है। पहला दिया गया है आपका आ, फिर जा, हा, सा। इनमें से आपको बताना है कि हमारा अघोष वर्ण कौन सा है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यह आंधी पार्ट 2 है हिंदी का। यह आप लोगों के सामने है। अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, हा, सा। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अघोष वर्ण में आप लोगों को जानकारी देना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें अघोष वर्ण सा है। डी ऑप्शन यानी जो सही है, चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। अघोष वर्णों की यदि संख्या पूछी जाए आपसे प्रश्नमाला में या प्रश्न में, तो वह 13 होती है। अघोष वर्णों को आप कह सकते हैं। अघोष वर्णों के लिए एक नियम बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर हमेशा अघोष वर्ण होता है। पहला और दूसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, चाहे वह का वर्ग का हो या चा वर्ग का या टाका, ताका, पाका, सभी वर्गों के वर्गों का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है वह अघोष वर्ण होते हैं। जैसे कहा जाए तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा और इसके अलावा सा, तीनों प्रकार के सा भी इसी अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी यह भी दे रहा हूं कि यदि आ जाता है तो इसमें भी आप आंसर सही लगाएंगे कि सा, ये तीनों वर्ण जो हैं, तीनों प्रकार के सा हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में एक और जानकारी दे दूं आप लोगों को कि सघोष या घोष वर्ण की यदि चर्चा हो तो उनकी सघोष की संख्या 31 होती है। सघोष जो होते हैं वह 31 होते हैं। आप लोगों को बता दूं, सघोष या घोष भी लिखा आ सकता है, तो 31 होते हैं। उनमें यह नियम है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा व चौथा व पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी वर्ण हैं वह तीनों वर्ण हर वर्ग के घोष या सघोष के दायरे में आते हैं। आप लोगों को बता दूं एक और जानकारी के लिए इसी में कि सघोष में आप लोग, जैसा कि मैं कल भी कह चुका हूं, कॉपी पेन लेकर रखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में आपको प्रश्न कम होंगे। डिटेल उनसे कई प्रश्न आपको निर्माण कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को पूरी कक्षा की तरह पढ़ा रहा हूं, जैसे क्लास लेता हूं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपके सामने बोर्ड पर मैं नहीं दिख रहा हूं लेकिन बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड पर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उसी तरीके से आप पढ़ते जाइए। आप लोगों को इतना ज्ञान दूंगा कि आप लोग लिख करके कहेंगे कि हाँ सर, आपने पूरा बता दिया जितना होता है। इसमें आपको कोई भी प्रश्न से वंचित नहीं रखा जाएगा। आप लोगों को बता दूं, जो मैं सघोष की चर्चा कर रहा था, तो सघोषों की संख्या 31 होती है और प्रत्येक वर्ग का, जैसा मैं बता चुका हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण आते हैं। इसी के साथ में सभी स्वर
भी इसी के दायरे में आते हैं। जितने भी स्वर हैं हमारे, सभी स्वर में आ से ओ तक के, आपको बता दूं, अंग आहा को छोड़ करके आ से ओ तक के सभी स्वर जो हैं वह आपके सघोष के दायरे में आते हैं। और इनके अलावा भी बता दूं आपको, इनके अलावा भी सघोष में या, रा, ला, वा, हा, इसी तरीके से आप जोड़ेंगे जब इन सब चीज़ों को, तो आपको 31 की संख्या प्राप्त होगी। तब मानिए आपका आंकड़ा सही है कि आपके सभी वर्गों के तीसरा, चौथा, पाँचवा अक्षर व्यंजन का, सभी का अक्षर और स्वरों में आ से ओ तक के स्वर, और आपके तीनों के, इनके बता चुका हूँ, वर्ग में तीसरा, चौथा, पाँचवा और या, रा, ला, वा, हा, ये सभी वर्ण जो हैं आप लोगों के सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए सा हमारा आंसर सही है इसका, जैसा मैं पहले पूर्व में बता चुका हूँ कि इसका सा आंसर सही है। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से हमारा कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि री ऋषि का जो भी है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छा, त्रा, स्रा ये तीनों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आप लोगों को बता दूं कि इन छा और त्रा और स्रा के अलावा ज्या भी हमारा संयुक्त व्यंजन के दायरे में आता है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, आप लोगों को बता दूं। और री ऋषि, जो री ऋषि है यह एक स्वर है, यह आप लोगों को जानकारी होगी। दोस्तों स्वरों की संख्या मैं पूर्व में भी बता चुका हूं और पुनः बताता हूं कि स्वरों की संख्या 13 अर्थात 13 होती है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। दोस्तों इनमें से आपकी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। स्त्री, आंसू, घृणा, पर्वत, आपको बताना है कि हमारी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारी जो घृणा तीसरा ऑप्शन है, वह घृणा शब्द जो है वह हमारी भाववाचक संज्ञा के दायरे में आता है। आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में आप क्रोध को भी कह सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में ऑप्शन में आ सकता है कभी प्रेम, ईर्ष्या, यह आपके जो शब्द हैं यह भी आपके इसी के दायरे में आते हैं। आप लोगों को बता दूं कि यह आपके किनके भाववाचक संज्ञा के दायरे में आते हैं। जो आपके और भी जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं स्त्री, यह हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा की। और जो हमारा अन्य नाम जैसे पर्वत दिया गया है तो यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दोस्तों जैसे हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आते, पर्वत भी हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पर्वत और स्त्री दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि चर्चा की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपके राम, पुस्तक, पेन, हिमालय आदि आते हैं। यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, घृणा हमने जो बताया था वह आंसर सही है। अगला प्रश्न हमारा आता है स्क्रीन पर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से हिंदी बोलने वाले
किस देश में हैं? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जो भी देश ये दिए गए हैं इनमें से हिंदी बोलने वाला देश कौन सा है? मॉरिशस है, श्रीलंका है, त्रिनिडाद है या ये सभी हैं? तो आप लोगों को बता दूं, हिंदी भाषा हमारे भारत के अलावा कई देशों में बोली जाती है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आंसर है उपर्युक्त सभी है, लेकिन इसमें इसके अलावा आपको कहें कि हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने में देखा जाए तो हमारे देश के अलावा हिंदी फिजी और मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, संयुक्त राज्य अमीरात की जनता भी हिंदी बोलती है। यहाँ की जनता क्योंकि हर देश का नाम लिखना असंभव, इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात की जनता भी हिंदी बोलती है। एक और आप लोगों को जानकारी दे दूं दोस्तों कि फरवरी 2019 को आप नोट डाउन करिए। फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा की मान्यता मिली है। न्यायालय द्वारा फरवरी 2019 में अबू धाबी ने तीसरी भाषा की मान्यता दी है हिंदी को। चलिए इसी के साथ में आप लोगों को और जानकारी देता हूँ। एक भारत के अलावा यदि आप कहें तो हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? केवल इतने देशों में जो मैंने पहले बोले थे उनमें तो हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने का काम किया जाता है, लेकिन बोलने का काम कई देशों में होता है। बोली हिंदी हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, जर्मनी, न्यूजीलैंड में भी हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश जो कि हमसे बार बार लड़ता झगड़ता रहता है, पाकिस्तान, उस देश में भी हिंदी बहुत संख्या में बोली जाती है। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अनुपम का पर्यायवाची। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर्यायवाचियों से लेकर के आए हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर सामने है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। आपको बता दूं कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्वर्गीय है या लौकिक है या पार्थिव है या अद्वितीय है? तो आप लोगों को बता दूं कि अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय है। हमारा ऑप्शन अद्वितीय शुरू हो रहा है, अद्वितीय है। आपको बता दूं दोस्तों अनुपम के अन्य पर्यायवाची भी आपको बता दूं, अगर कहे जाएं तो अपूर्व, अनुपम के अन्य पर्यायवाचियों में अपूर्व, अद्भुत और अनोखा यह शब्द भी आपके अनुपम शब्द के पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब देखिए अद्वितीय हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए ... जमा खाता खुलवाया है। राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया है। उस खाते का क्या प्रकार हुआ? अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती, प्रत्यावर्ती। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं इसमें हमें खाली स्थान को भरना है। तो आप लोगों को बता दूं हमारे चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस जो सही है वह होता है आवर्ती। राम ने अपने पुत्र को जो बैंक 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया है उसका टाइप है, उसका प्रकार है आवर्ती। और आवर्ती को आप अपनी भाषा में जानते होंगे जिसे आप आरडी कहते हैं।
आरडी एफडी सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट जो है एक बैंक द्वारा एक विशेष प्रकार की सावधि के लिए जमा किए जाने वाला पैसे के लिए यह एक मान लो खाता है, यह आप लोगों के लिए जो बैंकों द्वारा दिया जाता है यह। तो आप लोग इसमें आवर्ती में अपनी आरडी भी करा सकते हैं, आप लोग अपने छोटे भाई बहनों की भी करा सकते हैं। तो यही योजना इसमें बताई गई है। इसको यानी कि उन्होंने कहा है, इसको क्या कहेंगे तो आवर्ती कहेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, आवर्ती हमारा आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे वाक्य में है, क्या है वाक्य में, किस तरीके का वाक्य है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। आपको बताना है कि वह वाक्य किस तरीके का है, प्रश्नवाचक वाक्य है या विस्मयवाचक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। आप लोगों को बताना है कि यह किस तरीके का वाक्य है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों। आपको बता दूं यह इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य में कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे यह पूछ रहा है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कह रहा है कोई कह सकता है आपका तुम्हारा कल्याण हो, आपको कोई तुम्हारा विनाश हो ऐसा भी कह दे तो भी वह इच्छा, उसकी इच्छा है। तो वह कह रहा है आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यह भी इच्छावाचक होगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यह भी इच्छावाचक के अंतर्गत आएगा। या कम उम्र दे तो वो भी इच्छावाचक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो प्रश्नवाचक हैं, प्रश्नवाचक में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो प्रश्नवाचक में कुछ ऐसे वाक्य जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, मनीष कहाँ जाएगा, यह भी पूछ सकता है। अगला विस्मयवाचक जो आपका दिया गया, विस्मयवाचक वाक्य क्या कहलाएगा, तो विस्मयवाचक वाक्य में आप लोग देखेंगे कि वाह, उसमें लिखा हो वाह या हाय और लिखा हो शाबाश, और तीनों के बाद एक जो है एक डंडी होगी और उसके नीचे एक बिंदी होगी, पूर्ण विराम जैसा दिखता होगा। तो उस शब्द में समझ लीजिए विस्मयवाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। जैसे वाह लिखा है तो वाह के बाद कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय माता पिता दोनों ही चल बसे। कोई कह सकता है किसी के माता पिता ख़त्म हो गए हों, किसी के माँ, ऐसी घटना किसी के साथ में ना हो दोस्तों, लेकिन अगर किसी के साथ में हो जाती है तो हम लोगों को एक विस्मय अजीब सा लगता है कि हाय माता पिता दोनों चल बसे। अगर कोई अच्छा काम करता है तो शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा भी बोल देते हैं दोस्तों। चलिए हम और निषेधवाचक वाक्य की भी चर्चा कर लें। इसी में निषेधवाचक वाक्य भी दिया गया है क्योंकि ऑप्शंस में हमारे। तो निषेधवाचक वाक्य में आपको बता दूं कि कहलाएगा जैसे कोई कहे मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। यदि नहीं शब्द का प्रयोग आ जाए तो समझ लीजिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। मैंने दूध नहीं पिया, तुम मत जाओ। तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर ना का एक मना का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह की चर्चा की गई है दोस्तों। आपको बता दूं दो ऑप्शन हमारे ऊपर हैं, दो नीचे आ गए हैं थोड़ा क्योंकि डिस्टेंस में आ गया है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उद्धरण चिन्ह में वो आप लोगों की स्क्रीन पर हैं, बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह बताना है आप लोगों को दोस्तों। निम्न में से कौन सा उद्धरण चिन्ह है जो यह बने हुए हैं, इन चिन्हों में से कौन सा, पहला, दूसरा,
तीसरा या चौथा, जो चौथा नीचे दिया गया है, कौन सा हमारा उद्धरण चिन्ह है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा हमारा उद्धरण चिन्ह है, तो आप लोगों को बताना है। जैसा पहला मैं बता दूं अभी बड़ी में लिख करके, एक बिंदी रखी हुई है, कॉमा टाइप का लगा हुआ है, एक ऐसा लिखा हुआ है, एक छोटी बिंदी टाइप की बनी हुई है, एक आपको बता दूं ये किस तरीके से बना हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि यह किस तरीके के कौन सा उद्धरण चिन्ह है हमारे। तो आप लोग देख सकते हैं इनको स्क्रीन पर अपनी पे समझ सकते हैं, आंसर का जवाब देना है। पहला, दूसरा देखिए और तीसरा, चौथा आपके सामने है। आप लोगों को इसके जवाब देने हैं कि कौन सा हमारे उद्धरण चिन्ह है। तो आप लोगों को बता दूं कि उद्धरण चिन्हों की यदि संख्या को कहा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि उद्धरण चिन्ह जो हमारा चौथे नंबर का स्थान का दिया गया है, चौथे नंबर का, जिसको हम अपनी अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यह हमारे उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। इस जगह पर आपको दो ऐसे और किसी लाइन में दो की जगह पर एक एक भी लगा मिल सकता है, तो वह भी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं दोस्तों, चिन्हों की दृष्टि से अगर कहा जाए तो कुछ चिन्हों की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को ऐसे चिन्हों की जानकारी लग जाएगी कि इन चिन्हों से आप सभी प्रकार के चिन्हों को जान जाएंगे। जैसे मैं चिन्ह बनाऊंगा और बताऊंगा वह कौन सा है, केवल बताऊंगा और चिन्ह को लिखूंगा। जैसे पूर्ण विराम कहा जाए तो आपका पूर्ण विराम आप सब जानते हैं कि पूर्ण विराम फुल स्टॉप होता है। इसके बाद यदि अर्धविराम कहा जाए तो अर्धविराम में एक बिंदी ऊपर आएगी और एक कॉमा लगा होगा, तो वह आपका अर्धविराम होगा। इसके बाद यदि कहा जाए कि प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में आप सब जानते हैं कि ऐसा होगा। इसके बाद आपको यदि दोस्तों कहें विस्मय बोधक बताइए, तो विस्मय बोधक में फुल स्टॉप और एक बिंदी नीचे लगी होगी, तो वह विस्मय बोधक होगा। इसके बाद उद्धरण चिन्ह आपको मैं बता ही चुका हूँ। यदि अन्य आता है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह को आप समझते हैं, जैसे हम कोई लाइन लिखना शुरू करते हैं उसके बाद एक छोटी सी डंडी लगाते हैं, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद यदि आप निर्देशक चिन्ह की बात करें, जिसको डैश कह सकते हैं, तो डैश को हम थोड़ा सा लंबा खींच के करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वह निर्देशक होगा। इसके बाद यदि कोष्ठक पूछा जाए तो कोष्ठक आप तीन प्रकार के जानते हैं। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, छोटा, बड़ा और मंझला भी होता है इसमें, तो तीन प्रकार के आप कोष्ठक भी बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि कोई पूछ ले हंस पद पूछ ले तो हंस पद में यह कहलाएगा, जो कि ऐसा तीर बना दें तो उसको हंस पद कहेंगे, उसको हंस पद कहेंगे। इसलिए अगला जो हमारा बिंदु है, अगला बिंदु है हमारा आता है अल्प विराम। अल्प विराम को आप जानते हैं कॉमा कहलाता है। इसके बाद रेखांकन यदि कहा जाए तो रेखांकन लाइन के नीचे साइड होता है। रेखांकन लाइन के नीचे साइड, यदि लाइन ऐसी कॉमा कोष्ठक में चल रही है तो नीचे साइड रेखांकन किया जाता है। और लाघव चिन्ह यदि यह भी पूछा जाता है अधिकतर कि लाघव चिन्ह क्या है, तो लाघव चिन्ह एक छोटी सी बिंदी होती है जो बीचों बीच लिखी हो सकती है, उसे लाघव चिन्ह कहा जाता है। एक लोप चिन्ह होता है, लोप चिन्ह यानी रिक्त स्थान, तो डॉट 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 करके लिखा हो तो वह लोप चिन्ह के अंतर्गत आएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न देखिए, हमारा इन्वर्टेड कॉमा ही कहलाएगा आपका उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिबोधक चिन्ह है। देखिए दोस्तों मैंने इतने बताने में एक शब्द छोड़ दिया था, क्योंकि इसका मुझे प्रश्न पूछना था, आप ही लोगों से उसका प्रश्न पूछना है, इसलिए मैंने उस चिन्ह को छोड़ दिया था कि आप लोग बताएंगे। तो इसलिए यह चिन्ह आपको बताना है कि हमारे निम्नलिखित में से त्रुटिबोधक चिन्ह कौन सा है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी यह जो हंस पद होता है इसी को हंस पद भी कहते हैं और इसी को त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसी को हंस पद भी कहते हैं हम, और इसी को त्रुटिबोधक भी चिन्ह कहते हैं। आप लोगों को बता दूं, इसी को आप त्रुटिबोधक कहेंगे और हंस पद कहेंगे। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यह एक फाइल है, प्रबंधक तक पहुंचाओ
पहुंचाओ, यदि कहा है उसने कि यह फाइल है, प्रबंधक तक इसको पहुंचाना है आपको। अर्थ के आधार पर वाक्य है, अर्थ के आधार पर वाक्य है, वह किस तरीके का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या संकेतवाचक वाक्य है, या आज्ञावाचक वाक्य है। आपको चारों प्रकार के वाक्यों को बताना है कि उसने कहा है कि इस फाइल को प्रबंधक तक पहुंचाओ, वाक्य में कौन से प्रकार का वह वाक्य है? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। आपको बताना है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं मैं, इसका आंसर चौथा अर्थात आज्ञावाचक। आज्ञावाचक आज्ञावाचक शब्द जो है, आज्ञावाचक जहाँ पर लिखा हो, क्योंकि इसमें आज्ञा दी जा रही है किसी को कि यह फाइल पहुँचाओ, तो वह फाइल पहुँचाने के लिए अग्रसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें आप लोगों से कुछ एक लोकोक्तियों से प्रश्न लिए गए हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। अधिकतर लोग सुनते रहते हैं यह, और बहुत से प्रश्न, जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। अभी आप लोग भी इसमें से कुछ लोग बता पाएंगे और कुछ लोग नहीं भी बता पाएंगे। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या भयंकर। तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, नीम हकीम सही आंसर मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग अपने दिमाग में सोच करके रखिए या ऑप्शन कमेंट में दीजिए हमें आंसर। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प विद्या भयंकर। आप लोगों को बता दूं कि जो चौथा हमारा ऑप्शन है यह सही है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, अल्प विद्या भयंकर। अल्प विद्या भयंकर होती है, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अगला। इस दोस्तों, मैं आप लोगों को तन मन धन हर प्रकार से हेल्प कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, हर तरीके से मेहनत कर रहा हूं। दोस्तों, हमारा चैनल परिवार एम ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए तत्पर है। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम नए वीडियो जब डालते हैं तो आप लोगों को हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाएं। और आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ने के बाद सब्सक्राइब बटन को पहचान नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि वह आप यूट्यूब में खोलेंगे तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है, और जब उसको आप टच कर लेंगे तो वह पहले रेड रहता है, लाल रहता है, फिर उसके बाद वह लाल रंग ख़त्म हो जाता है, उसका ग्रे कलर हो जाता है, उसका भद्दा कलर हो जाता है या वाइट सा दिखने लगता है, तो तभी सब्सक्राइब कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि सब्सक्राइब करते रहिए हमारे, और सभी वीडियोज़ को लाइक करिए, और सभी वीडियोज़ को अपने साथियों तक पहुँचाने का काम जिम्मेदारी आपकी है। शेयर करते रहें। यह जो मैं तैयारी करा रहा हूं, यह आपके विषयों के अलावा, विषयों की परीक्षाएं जिनकी होती हैं उन यूनिवर्सिटियों में, चाहे वह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी या लखनऊ या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटियां हों, तो सभी यूनिवर्सिटियों के अलावा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मैं वादा करता हूं कि इनसे बाहर नहीं जाएंगे प्रश्न। आपको 100% जब तक हमारी कक्षा आपके पेपरों की स्टार्ट ख़त्म होगी, उसके पहले, पेपरों आने से पहले 15 दिन पहले आपको इतना डाटा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? यह प्रेम का पंथ कराल महा शब्द दिया गया है, वाक्य दिया गया है, यह प्रेम का पंथ कराल महा, ये लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ आप लोगों को बताना है। इसमें दिए गए हैं 4 प्रकार के। इसका सही जो लोकोक्ति है, इसके लिए, इस सब वाक्य के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अरु नेह सो नातो बढ़ाओ तो, तलवार की धार तऊ पई धावनो है,
दुखदाई औ घोर सतावनी है उठ, और मन ही मन में डर भावनी है। तो आप लोगों को इसका ऑप्शन का सही लोकोक्ति बतानी है। सही लोकोक्ति आप लोगों को बता दूं कि तलवार की धार तो पै धावनो है, यह इसका सही लोकोक्ति रूप है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उत्तर हमारा तलवार की धार वाला सही है। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सही क्रम में वाक्य निर्माण करें। सही क्रम में आपको वाक्य निर्माण करना है। यह बहुत ही एक अच्छे प्रश्न हैं, यह हमेशा आता है। आपको सही जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कहा गया है पहला जो वाक्य पहला ऑप्शन में दिया गया है, इसको वाक्य को आपको क्रम से लगाना है कि क्रम इसका कौन सा सही होगा। पहले क्रम में दिए पहला क्रम है बेकारी की समस्या, दूसरा दिया गया बढ़ती जा रही है शिक्षित वर्ग की दिन प्रतिदिन। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन हमारा आप लोग देख लीजिए। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 2 1 4 3, और हमारे दूसरे ऑप्शन है 3 1 4 2। आप लोगों को बता दूं 3 1 4 2, 4 3 2 1 और 4 2 3 1। तो आप लोगों को इसके सही ऑप्शंस बताने हैं कि सही आंसर कौन सा है। देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे, भले ही छोटे होंगे लेकिन आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहे हैं कि हमें यह बताना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ के लिए बता दूं कि इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही है, यह बताना हमें। सही क्रम में वाक्य निर्माण करना है, तो कौन सा हमारा वाक्य सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन सा हमारा वाक्य सही है। पहले में उसने कहा है बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है शिक्षित वर्ग की दिन प्रतिदिन। तो पहला ऑप्शन सही है जिसमें 2 से शुरू किया है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, इसमें आप लोगों का एक अच्छे तरीके से बनाने का तरीका यह होगा कि आप लोग शुरुआत करेंगे तीसरे नंबर से। शिक्षित वर्ग लिखेंगे, शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या पहला, तीसरा पहला, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती लास्ट में आएगा चौथा ऑप्शन, फिर आपका आएगा दूसरा ऑप्शन। इस तीसरा पहला चौथा दूसरा, अब आप देख लीजिए कि तीसरा पहला चौथा दूसरा यह कौन से ऑप्शंस में है, हमारे दूसरे ऑप्शंस में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो सही है आप लोगों को बता दूं, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वह सही है। इसमें कहा गया है, देख लीजिए, तीसरा पहला चौथा दूसरा, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आप लोग क्या लिखा है। सही क्रम इसका यह है कि शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी इस तरीके से आपको जाना है। तीसरे पर जाएंगे, फिर आप पहले पर जाएंगे, फिर चौथे पर, फिर दूसरे पर। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, आप लोगों को बताना है। दोस्तों यह आसान सा प्रश्न है, लेकिन मुझे कुछ समझाना था इसलिए यह आसान सा प्रश्न लिया है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं, 13 होती हैं, 16 होती हैं या 15 होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप पाएंगे चौपाई में, आप गिन सकते हैं, तो उसमें आपको 16 मात्राएं मिलेंगी। और चौपाई जो है, आप लोगों को बता दूं दोस्तों, चौपाई एक सममात्रक छंद है। चौपाई एक सममात्रक छंद है, सममात्रक छंद में आता है चौपाई। आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि सममात्रक छंद में वीर आल्हा जिसको वीर कहा जाए या फिर उसको आल्हा भी कहा जाता है। तो आल्हा जिसकी मात्राएं होती हैं कितनी, 31, 31,
जिसमें 16 और 15 की यति होती है, तो आल्हा वीर यानी वीर या आल्हा भी सममात्रक छंद है, अहीर भी सममात्रक छंद है, तोमर भी सममात्रक छंद है, राधिका भी सममात्रक छंद है, यहाँ तक कि आपका गीत का भी सममात्रक छंद है। गीत का मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों 26 मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। और आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं, छंद 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रक छंद, अर्ध सममात्रक छंद और विषममात्रक छंद। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए 16 हमारा सही है उत्तर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जिस छंद में, यह हमारा बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आता है अब। उसमें कहा गया है कि जिस छंद में पहले व तीसरे चरण में 13-13, दूसरे या चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हों, वह छंद कहलाता है। दोस्तों यह आसान सा प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा छंद है जिसमें पहले तीसरे में होती हैं 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में होती हैं 11-11 मात्राएं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा छंद है। तो आप लोगों को बता दूं, मेरे हिसाब से आप लोगों को बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी रोला, चौपाई, कुंडलियां, दोहा। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर, सही उत्तर दोहा है। दोहे में इसी तरीके से मात्राएं होती हैं, जबकि अगर कहा जाए तो सोठे में इसकी उल्टी होती हैं। आप लोगों को बता दूं इसी तरीके से। चलिए, और दोहा जो आपको बता दूं, दोहा हमारा अर्ध सममात्रक छंदों की गिनती में आता है। दोहा जो है वह हमारा अर्ध सममात्रक है, अर्ध सममात्रक छंद है। दोहा आपका अर्ध सममात्रक छंद के अंतर्गत आता है। अर्ध सममात्रक छंद में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बरबई भी अर्ध सममात्रक छंद में आता है और इसी तरीके से दोहा आता है। चलिए दोस्तों, हमारी आज की कक्षा, आज की क्लास समापन की ओर है। हम एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार की ओर से आप लोगों से एक निवेदन और हमारा एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं पढ़ कर के बोल देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इसी समय विद्यार्थी सदुपयोग करके अपने अध्ययन को जारी रखें, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप लोग बने रहिए हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार के साथ। आपको इसी तरीके से अन्य विषयों के भी यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। हमारा लक्ष्य है प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।